मिसेस जाई की तरफ से कुछ बदलाव हुए हैं। ऐसा मुमकिन है कि वो अपने हस्बैंड के साथ आए। क्या तुम आना चाहती हो? और अगर नहीं आना चाहती तो मैं आ जाऊंगा। अच्छा नहीं होगा, मुझे कुछ ज़रूरी काम करने हैं। हाँ तो ठीक है, तुम काम कर लो। बॉस, मैंने मामा के डैड से बात कर ली है। मैंने उनसे कहा कि आपका जो भी काम है उसे साइड में रखकर तुरंत इस पर फोकस कीजिए आप, और हमारे शो के लिए तैयार रहिए। और वो मान गए? हाँ, मानेंगे कैसे नहीं। उनके बेटे ने इतना सब कुछ किया है, वो कैसे मना कर देंगे। वैसे भी गलत तो वही लोग हैं। तुम ड्राइवर को बता दो और जाकर नीचे वेट करो। ले आओ ले आओ। हाँ चलो जल्दी करो। हाँ। जल्दी। सब डॉक्यूमेंट्स ले लिए ना? डायरेक्टर गुआन अब जा रहे हैं। चलो। डायरेक्टर गुआन लियाओ वांग के साथ जा रहे हैं। लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि दोनों साथ में गए थे। पर कहाँ पर? ये तो मुझे भी नहीं पता। हाँ चलो अब जल्दी से इन फाइल्स को तैयार करो। तुम्हें लियाओ वांग से कुछ सीखना चाहिए। देखो वो काम में कितनी अच्छी है। कम सोने से चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा है। मेकअप थोड़ा हेवी कर दो। देखो बस इतना याद रखो कि चाहे जो हो जाए तुम सब कुछ टीवी पर नहीं बोलोगी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सबके सामने मेरी इज्जत उछले। मैं कोई पागल नहीं हूँ। हर बात दूसरों से क्यों डिस्कस करनी है तुम्हें? तुम्हारी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं? आप दोनों रेडी हैं? हाँ। ओके, ऑल द बेस्ट। रेडी? लॉयर लियाओ नहीं आ रही है? वो आज नहीं आ रही है। अरे यार, वो आज का ड्रामा नहीं देख पाएंगी मतलब? अब तुम यहीं पर खड़ी रहने वाली हो, बाकी काम संभालो। ओके ओके ओके। आप लोग तैयार हैं? सब तो ready शुरू हैं? करें। जी बिल्कुल। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू होगी तो हम कोशिश करेंगे कि सब कुछ एक ही एपिसोड में हो जाए। हो सके तो आप कोई ब्रेक मत लेना। थोड़ा जल्दी शुरू करते हैं, मुझे और भी काम है। Okay, all departments ready? 5, 4, 3, 2, 1, and rolling. बात करना आसान है लेकिन ठीक से बात करना उतना ही मुश्किल। तो आप सभी का स्वागत है हमारे स्पीक प्रॉपर्ली शो पर। मैं हूं आपका मीडिएटर यांग गुआंग। ये लीजिए सर। लॉयर लियाओ ने कुछ नया इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया है, इसीलिए मैं उन्हें अपने साथ लाया हूँ। इससे हमें बातचीत में कुछ फ़ायदा हो सकता है। आप पहले चाय पी लीजिए फिर बताइए। थैंक यू डायरेक्टर ली। मुझे हाल ही में कुछ बातें पता चली। कियांगू विलेज की इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री की पैकेजिंग एक लोकल कंपनी ग्रैंड ओशन मटेरियल पैकेजिंग कर रही है। इस कंपनी के लीगल रिप्रेजेंटेटिव और जनरल मैनेजर मेरी क्लासमेट लियो दहाई है। कोई छोटी फैक्ट्री है क्या? कभी नाम नहीं सुना। इससे छोटी नहीं हो सकती। पिछले कुछ सालों में उन्होंने बहुत मेहनत की है। पिछले 2 सालों में उन्होंने अपने बिजनेस का वॉल्यूम काफ़ी बढ़ाया है। माके की वजह से? क्योंकि ये दोनों हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। 1 साल पहले वो एक दूसरे से दोबारा मिले। मुझे लगता है कि लॉयर लियाओ इसे मुझसे बेहतर समझा सकती हैं। बोलो। मैं आसान शब्दों में समझाती हूँ। कुछ दिनों पहले लियो दहाई मुझे डिनर के लिए इनवाइट कर रहे थे। उन्होंने कहा रियूनियन है, पर हम 3 थे। माके तुम्हें भूला नहीं है? जी। लू दहाई उस दिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था।
तो वो बेधड़क बहुत सारी बातें कर रहा था और तब मैंने फ़ोन कॉल पर उसकी एक बात सुनी। वो अपने एम्प्लॉय से कह रहा था कि लास्ट मंथ की पैकेजिंग मेम्ब्रेन फ़ी 308 मिलियन भर दी गई है। 3.8 मिलियन पे किए, वो भी एक महीने में। आपको पता है कि लियू दहाई ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट देखने को कहा था, इसीलिए मुझे उसके कंपनी के प्रोडक्ट्स और प्राइसेस के बारे में सब कुछ पता है। तो एक महीने में 308 मिलियन की पैकेजिंग मेम्ब्रेन, इसका मतलब समझते हैं आप डायरेक्टर ली? इसका मतलब ये हुआ कि कियांगू विलेज की इलेक्ट्रोप्लेट फैक्ट्री जितना दिखाती है उससे ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है। कियांगू विलेज इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री और जो पोल्यूशन उन्होंने किया है वो स्टैंडर्ड के हिसाब से है ये पता नहीं, लेकिन अगर वो टैक्सेस बचाने के लिए पैसों की हेरा फेरी कर रहे हैं तो फिर अगर वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो प्रोडक्ट दिखाते हैं उस पर टैक्स भरते हैं तो इसका मतलब मार्केट टैक्स चोरी कर रहा है। पॉल्यूशन के बदले टैक्स का इन्वेस्टिगेशन ज्यादा आसान हो जाएगा। पॉल्यूशन में कहीं पकड़ा ना जाए उसके लिए उसने बहुत इंतजाम किए हैं, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट और टैक्स चोरी से बचना ये माके के लिए इतना आसान नहीं होगा। यानी इस पॉइंट को लेकर हम माके से बात कर सकते हैं। अगर हम अपने अप्रोच को बदल ही दे तो उनको काफी परेशानी हो सकती है। वाह वाह लॉयर लियाओ, थैंक यू, तुमने मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। अब मेरा दिमाग चलने लगा है, समझ नहीं आ रहा तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। डायरेक्टर ली आप बहुत स्वीट है, ये तो मेरा काम था। ऐसा करते हैं, आज पार्टी मेरी तरफ से, हाँ, और तुम होगी आज की मेन गेस्ट और आपको तो आना ही है। ठीक है। अच्छा, एक और बंदा आएगा, अगर तुम आ रही हो तो वो कभी मना नहीं करेगा। थैंक यू इनविटेशन के लिए, पर मुझे टीवी स्टेशन पे कुछ काम है तो मैं नहीं आ पाऊंगी। शाओलियाओ हमारे फर्म को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वो उस टीवी स्टेशन की कंसल्टिंग गेस्ट हैं। टीवी स्टेशन की? कहीं ये यांगवांग का शो तो नहीं? हाँ। यानी तुम उसकी पार्टनर हो? हाँ। क्या बात है। लॉयर लियाओ बहुत टैलेंटेड है, आपकी फर्म को इसे आगे बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल, लॉयर लियाओ हमारी कंपनी की सबसे आउटस्टैंडिंग युवा लॉयर हैं। आज की मीटिंग में इतनी तारीफें मिली हैं तो आगे भी बहुत मेहनत करूंगी मैं। जब मैंने माओ माओ के लिए घर पे रहना शुरू किया था, मुझे घर पे रहने की आदत नहीं थी। घर पे मर्द ना होने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। समय के साथ साथ मुझे भी इसकी आदत लग गई। हम उसको अच्छी परवरिश देना चाहते थे, मेरे हस्बैंड हमारी ज़रूरतें पूरी करना चाहते थे। शायद ये मेरी किस्मत है कि माओ माओ मेरा सबसे बड़ा सहारा रहा है। माओ माओ है तो मुझे मेरे घर में हस्बैंड की कभी कमी नहीं लगती। तुम आखिर कहना क्या चाहती हो? तुम लोगों पे तो मुसीबत नहीं आने दी ना? पैसे कमाना मजबूरी थी मेरी। हर आदमी को पैसे कमाने पड़ते, नहीं तो वो परिवार कैसे चलाएगा? मैं बाहर जाके ना कमाता तो तुम्हें और बच्चे को कैसे खिलाता? तो क्या मैं घर के लिए मेहनत नहीं करती? तुम ऐसे पेश आते हो मुझसे। जब तुम घर पे होते हो तुम्हें गरम गरम खाना चाहिए होता है और फिर पूछते हो मैंने घर में किया ही क्या है जो मैं रात को खाना नहीं बना सकती। जब भी मैं तुमसे घर के लिए कुछ मांगती हूँ तुम्हें लगता है मैं पैसे ही मांग रही हूँ। जब भी माओ माओ के मार्क्स कम आते हैं तुम मुझे बोलते हो कि तुम्हें बच्चों को पढ़ाना ही नहीं आता। अगर उसे थोड़ी भी पढ़ाने की कोशिश करती हूँ तो तुम हर बात में रोने क्यों लग जाती हो? तुम्हारा घर पे रोना अलग बात है, यहाँ सबके सामने रो के क्या दिखा रही हो तुम? जानती हो ना ये लोग शूट कर रहे हैं, हर जगह इज्जत गिराती हो। मामाओं की माँ, आप अगर चाहें तो यहाँ खुल के रो सकती हैं। इमोशन रिलीज करने में कोई बुराई नहीं है, हम इंतजार करेंगे। डायरेक्टर, मैं टैक्सी बुला लेती, आपका इस तरह मुझे अरे छोड़ना... कोई बात नहीं, तुम हमारे लॉ फर्म की टॉप परफॉर्मर हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। आज तुमने हमारी बहुत मदद की है, वरना कंपनीज के बीच की बातचीत बढ़ नहीं रही थी और हमें बहुत तकलीफ हो रही थी।
ये तो बस कोइंसिडेंस की बात है। तुम्हें अब संभल कर रहना होगा। माँ के काफी खतरनाक है। लियू दहाई ने एक केयरलेस मिस्टेक कर दी थी और शायद वो जान सकता है कि इसमें तुम्हारा हाथ है। हाँ, वो तुम्हें लुभाने की कोशिश कर सकता है, मगर तुम अपने आप को संभाले रखना। डायरेक्टर, अब मुझे उससे कोई डर नहीं लगता है। अच्छी बात यह है कि जब लियू दहाई ने मुझसे हेल्प मांगी थी तो वो हेल्प थी, इसलिए कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। तो लॉयर और क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ काम नहीं आएगी उन्हें। अच्छा ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। मामा के डैड, आपने कहा था कि आप बिजी रहते हैं और देर रात तक घर आते हैं। इसका मतलब आप जब घर पहुंचते होंगे तो मामा तो सो चुका होगा। देखिए सर, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। मैं स्टॉक्स में डील करता हूँ और जब तक यूएस की स्टॉक मार्केट ओपन नहीं हो जाती मुझे वेट करना पड़ता है। तो क्या ऑफिस का काम आप घर से नहीं निपटा सकते? क्या हमारे पास घर में कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है? पता नहीं बाहर जाके क्या करते हो। तुमसे तो मैं घर जाकर बात करूंगा। देखिए सर, ये काम मैं घर से भी कर सकता हूँ, लेकिन घर पे मेरी बीवी चिल्लाती रहती है और बच्चा रोता रहता है। आप ही बताइए, ऐसे में कोई काम कैसे करेगा? तो क्या हम लोगों की वजह से तुम्हारे ऑफिस का काम रुकता है? हमने शुरुआत में डिसाइड किया था ना कि तुम घर पे रह के फैमिली संभालोगी और मैं पैसे कमाऊंगा। अच्छी तरह जानती हो ना कि मामाओं की पढ़ाई में कितना पैसा खर्च होता है। स्कूल की फीस, ट्यूशन की फीस, एग्जाम्स की फीस, कहां से आएगा इतना सारा पैसा? पानी की तरह बह जाता है पैसा। मेरे घर पे बैठने से हो जाएगा क्या ये सब? हाँ, क्या तुम इस तरह रोना बंद करोगी? क्यों सबके सामने बार बार इस तरह बेइज्जत कर रही हो मुझे? और बच्चे पे क्या इंप्रेशन जाएगा? आए दिन वो बेचारा हमारे झगड़े देखता रहता है। उसके बारे में सोचा कभी? मुझे पता है ये सब मेरी गलती है। मिस्टर ज़ैंग ने कहा था कि बच्चे हमारा आने वाला भविष्य है। मुझे पहले खुद को संभालना पड़ेगा, तभी मैं अपने बच्चे को संभाल पाऊंगी। मामाओं के डैड, आपका और आपकी वाइफ के बीच में अरेंजमेंट है कि आप कमाएंगे और ये घर पर रहेंगे, और इसी वजह से आपको अपने बेटे की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपका काम सिर्फ पैसे कमाना है ना? जब ये प्रेग्नेंट थी तब हमने डिसाइड किया था कि ये बच्चे को बड़ा करेगी और मैं बाहर जाके पैसे कमा के लाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि मामाओं की मॉम अभी तक अपने बेटे को कैसे बड़ा कर रही थी? आप सच में जानना चाहते हैं? मेरी वाइफ बहुत स्मार्ट और पढ़ी लिखी है, फिर भी मुझे समझ नहीं आता कि उसका ख्याल क्यों नहीं रख पाती। कितनी बार फेल हुआ है वो एग्जाम्स में। यूनिवर्सिटी से पास आउट होना और एक बच्चे को बड़ा करना, समझ नहीं आता इन दोनों में आखिर क्या कनेक्शन है? या फिर ऐसा आपको लगता है कि एक बच्चे को बड़ा करना काफी ज्यादा आसान होता है? मैं मानता हूं कि बच्चे को बड़ा करना आसान काम नहीं। ठीक है, तो चलिए अब इसे एक बड़ी स्क्रीन पर देखा जाए। तो यह है आपकी बीवी का रोज का शेड्यूल। मामाओं के डैड, क्या आपने कभी भी अपने बेटे की मदद की होमवर्क करने में? जब तुमने उसे फर्स्ट क्लास में हेल्प की थी, तुमने कहा था कि मानसिक रूप से टूटना स्टॉक मार्केट के गिरने से ज्यादा पेनफुल है। ये सिचुएशन जो कि आप फील करते हैं टूटे जाने की, ये आपकी वाइफ लगभग हर दिन महसूस करती हैं। आप पैसे कमाते हैं और आपकी बीवी घर को संभालती है। ये सुनने में कुछ भी अजीब नहीं लगता, मगर आप भूल गए कि आप एक परिवार हैं। आप दोनों एक मैरिड कपल हैं। वो बच्चा आप दोनों का है। आप एक दूसरे के साथी हैं और आपका पिता होना भी उसी ड्यूटी का एक हिस्सा है। मैं भी उसके लिए सब करना चाहता हूँ। आखिर वो मेरा बेटा भी तो है, पर दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। मैं उसे टाइम दूंगा
तो पैसे कौन कमाएगा और घर कैसे चलेगा? जहां तक मैं समझता हूँ मामा की मॉम के पास काफी बड़ी डिग्री थी और उनकी पुरानी जॉब भी काफी अच्छी थी। अगर इनका काम अभी भी जारी होता तो एक सीनियर वर्कर बन सकती थी और उनकी इनकम भी आपसे कम नहीं होती। अब इमेजिन करते हैं कि आप दोनों के रोल्स बदल चुके हैं। आप घर पे रहते हैं और अपने बेटे मामा का ख्याल रखते हैं और इसके साथ ही ये थकी हुई जॉब से आती हैं। मैं ओवर टाइम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, पर उसके बाद मुझे ये ना सुनना पड़े कि बच्चे के मार्क्स मेरी वजह से कम आए हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम इन्हें बता रही हो। मुझे भी फिक्र रहती है कि अगले दिन स्टॉक मार्केट में क्या चेंज आएगा। मामा के डैड, आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप इसके लिए राजी होंगे? मैं थोड़ा क्यूरियस हूं। जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई थी मामा के साथ, वो आपके बेटे का ध्यान रखती थी और आप पैसे कमाने के लिए जॉब पर जाते थे। ये रोल डिसाइड किसने किया? जब मैंने माओ माओ को जन्म दिया तब हम दोनों के पेरेंट्स हाथ बटाना चाहते थे, पर मैं उनके पुराने विचारों से सहमत नहीं थी। फिर हम दोनों ने फैसला किया कि मैं बच्चे को संभालूंगी। उस समय उन्होंने कहा कि ये तुम्हारा फैसला है, आगे जाके पछताना मत। मामा के डैड, आप मामा की मॉम से शिकायत करते रहते हैं कि वो रोना बंद करें और चीजों को संभालें, मगर आप जानते हैं अगर कोई तीसरा होता तो क्या सोचता? मेरी नजर से आप बिल्कुल एक छछूंदर जैसे हैं। शो की शुरुआत से ही मैं देख रहा हूं कि आप तब से कंप्लेन पे कंप्लेन किए जा रहे हैं, यही कि आप कितने ज्यादा स्ट्रेस में हैं। अगर मैं आपके परिवार के बारे में कहूं, आपकी सालाना सैलरी, एजुकेशन, सोसाइटी स्टैंडिंग, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह मिडिल क्लास से तो ऊपर ही है। और अगर आपको लगता है कि आप काफी स्ट्रेस में रहते हैं और रात को घर नहीं जा पाते, तो फिर मैं पूछता हूं कि दुनिया में कितनी ऐसी फैमिलीज हैं जो कि आपसे भी गई गुजरी हैं। उनका हर एक दिन कैसे गुजरता होगा? क्या आपका यह तनाव आपकी जॉब की वजह से, आपके मैनेजर की वजह से है, या फिर यह है आपके परिवार की वजह से, और हो सकता है खुद की वजह से? आपको यह जानने की जरूरत है कि आप हेल्दी हैं, आपका पूरा परिवार हेल्दी है। यह अपने आप में एक इतनी बड़ी खुशी है जो हर किसी के पास नहीं होती। अगर सीधी भाषा में कहूं तो चीजों को संभालना, उनके लिए आभार व्यक्त करना काफी नहीं है। आप ऐसे कंप्लेन क्यों करते रहते हैं? ऐसा लगता है कि एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व नहीं कर पाए और हमारे पास आए, ये सोच के कि ये सॉल्व हो जाएगी। मगर जितना कि मैं जानता हूं, आपकी प्रॉब्लम मिलती जुलती है एक ऐसे परिवार से जो कि एक दरवाजे पर है, जिन्हें सच में समझ नहीं आ रहा यह कि वो अपने बेटे को आखिर कैसे एजुकेट करे। पहले मामा की मॉम, मैं आपसे बोलना चाहूंगा, मामा का एक शेड्यूल बनाइए जिसमें वो होमवर्क कर सके, फिर उसे इतना दबाइए कि वो सांस ही ना ले पाए। और मुझे लगता है एक माँ अपने बच्चे के लिए बिल्कुल यही चाहती होगी। लेकिन इसके बारे में मामा के डैड को नहीं पता था, या फिर मैं कहूं कि पता था। मामा के डैड, आप सोच रहे होंगे कि इतना काफी होगा। आपको पता है आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि चाहते हैं कि उनका बेटा सक्सेसफुल बने, जो कि वो खुद नहीं कर पाए। वो तो बस अपनी इच्छाओं को अपने बच्चे पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं, और वो एक ऐसा रास्ता है जो कि है ही नहीं। आपने कभी भी उसकी फीलिंग्स की परवाह की? चलिए एक कदम पीछे हटाते हैं। ये बताइए कि जो स्टडी प्लान आपने अपने बेटे के लिए बनाया है, क्या वो वाकई में सक्सेस तक पहुंचने का एक सही रास्ता है? बताइए। और अगर ये रोड वाकई में एक शॉर्टकट है, तो मेरा मानना है कि आप दोनों पहले ही सक्सेसफुल हो चुके हैं। मैं आज तक जितने भी सक्सेसफुल लोगों से मिला हूं, मैंने उनमें देखा है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी जो उनकी होती है, वो होती है उनकी मोरल्स की क्वालिटी। तो फिर आज के इस पॉइंट तक बताइए आपने कैसा किया? अलग अलग नामों से बुलाना और उनकी गलतियां निकालना, एक दूसरे पर शक करना और जलना, इससे काफी बढ़िया माहौल बनता होगा। अगर मैं वाकई में सच कहूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि एक 9 साल के बच्चे पर इस तरह से क्या बीतती होगी।
उम्मीद करता हूं कि आप इसके बारे में सोचेंगे। तुम लोग कंटिन्यू करो। मैं गलत थी, अपने बच्चे के साथ गलत किया। आज के बाद कभी मामाओं को फोर्स नहीं करूंगी। अच्छा सुनो, मैंने बच्चे का ध्यान नहीं रखा, उसके लिए सॉरी। इसमें हम दोनों की गलती है। मुझ में भी बहुत कमियां हैं। हम दोनों को मामाओं से माफी मांगनी चाहिए और जिंदगी को आगे कैसे बढ़ाना है उस बारे में भी सोचना होगा। मिस्टर यांगुएंग, क्या हम शो थोड़ा जल्दी खत्म कर सकते हैं? क्योंकि आज से मैं अपने बेटे को स्कूल लेने जाऊंगा। डायरेक्टर डिंग पहले ही आपके बेटे को यहाँ ला चुकी है। माओ माओ। मेरा बच्चा। थैंक यू बॉस। मामा, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा तोहफा है, तुम्हारे परिवार को दे रहा हूं। इस पेन ड्राइव में वो सारा कंटेंट है जो कि आज हमने रिकॉर्ड किया, और उसके साथ ही किसी ने भी ये नहीं देखा है, क्योंकि आज जो रिकॉर्ड हुआ है हमने सोचा कि हम उसे ब्रॉडकास्ट नहीं करेंगे। पर क्यों? मामा छोटा है, अगर हम सिचुएशन को अभी एक्सपोज कर देंगे तो शायद इसके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। और वैसे भी इन बच्चों के केस में गाइडलाइन इशू एक्यूरेट नहीं होता, तो उसे सामने लाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। मामा, अगर आगे से तुम्हारे पेरेंट्स कभी भी लड़ाई करें तो उस पेन ड्राइव को टीवी में लगाना और इन सबको दिखाना। तुम आराम से बैठना और ठीक से बात करना। और तुम एक छोटे मीडिएटर बन चुके हो, बताओ कैसा लगा? थैंक यू अंकल। मिस्टर यांगुएंग, मैं आपका शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। ये सब कुछ हमने मामाओं के लिए किया। अच्छा, अब हम चलते हैं। अच्छा ठीक है, अपना ध्यान रखना। अंकल को बाय बोलो। बाय बाय। अंकल। बाय बाय। जल्दी मिलते हैं। आ जाओ, संभाल के संभाल के, इस तरफ। बाय बाय बाय। चलो। गुड बाय। क्या जबरदस्त काम था, बहुत अच्छा था आज का दिन। मैं जाती हूँ, कुछ काम कर लेती हूँ। शो बहुत ज्यादा प्यारा है। मैंने सोचा भी नहीं था कि स्पीक प्रॉपर्ली ऐसी चीजें सुलझाएगी। दरअसल यही तो हमारे प्रोग्राम का असली मकसद है। अगर माओ माओ को अब एक हैप्पी फैमिली मिल जाती है तो उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाएगी। मामा के परिवार की जो प्रॉब्लम है सिर्फ टीवी सेशन से सही नहीं होने वाली, मगर उनके लिए, मामा के लिए सही है तो सभी के लिए सही है। अब आगे सब कुछ बातें करके सॉल्व किया जा सकता है। तो अगर दो लोग साथ हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका एक बच्चा है और वो लड़ते नहीं, डिवोर्स भी नहीं लेते, तो क्या वो खुश हैं? ये सब उस पर निर्भर करता है कि तुम खुशी को क्या समझती हो और जूझने को क्या समझती हो। मुझे लगता है कि जब तक मामाओं खुश है तब तक फैमिली खुश है, और यही तो चाहिए था। याद आया, तुम तो कहीं बिजी थी ना, तुम यहां पर कैसे आ गई? हाँ, वो काम हो गया तो मैं तुम्हें मिलने आई। अगर तुम्हारे पास टाइम है तो डिनर करते हैं रात को। फिर से डिनर? अरे कल की गड़बड़ी भूल गई क्या? ये कैसा रहेगा? मैं जगह चुनती हूँ, ऐसी जगह जिसके लिए हमें चेंज करने की जरूरत ना पड़े। हाँ,
खा लो। खाने की क्वालिटी पता नहीं क्यों बदलती जा रही है। कल बैंक्वेट रखा था, आज बर्गर। पहले कभी ऐसे नहीं खाया? मैंने पिछले हफ्ते ही खाया था, बस ये डांस नहीं देखा था। मगर अचानक तुम्हारा मन बर्गर के लिए क्यों करने लगा? हम दोनों का जो ये प्रोफेशन है ना, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। तो सोचा क्यों ना यहाँ आकर स्क्वायर डांसिंग देखें। ये देखें कि आम लोग कैसे जीते हैं। देखो इन्हें कोई स्ट्रेस ही नहीं है, हर रोज़ खुशी से जीते हैं। हमें भी ये सीखना चाहिए। तुम खा क्यों नहीं रहे? मुझे भूख नहीं है। आज सुबह क्विंकिंग और लुओ जो चले गए। हाँ, उसने मुझे बताया। किंकिंग अभी बहुत छोटी है। उसके उम्र की लड़कियां खुशी और प्यार की तलाश में कुछ भी कर सकती हैं, कुछ भी। मुझे लगता है ये सही है। आप जिस उम्र के हो उसी की तरह बर्ताव करो। उसे कंट्रोल करोगे तो नहीं सुनेगी। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे उससे जलन होती है। उसकी उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें चीजों के लिए ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। वो कहीं पर भी जा सकते हैं, जहां पर भी वो जाना चाहे। इस तरह की हिम्मत उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तुम उसकी तरह नहीं हो, उससे बढ़कर हो। वो कर सकते हो जो आम लोग नहीं कर सकते, तो वो बोझ भी तुम्हें उठाने हैं जो आम लोग नहीं उठा पाते। तुम एक जैसे नहीं हो। अब जाने दो उसको। तुम अपने बारे में बताओ। आज की सुबह से मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में कुछ तो चल रहा है। आज तुम मुझे यहां पर लेकर आई, मगर सिर्फ डांस देखने के लिए नहीं, है ना? मैं जानता हूं कि तुम परेशान हो। ये कुछ ऐसा है, भले ही मैं खुद की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाता, लेकिन बाकियों की कर लेता हूं। और लगता तुम्हें भी पता चलेगा कि मैं एक्सपर्ट हूं। तुम्हें मुझ पर भरोसा है, मुझे भी तुम पर यकीन है। थैंक यू। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं जो बांट नहीं सकते। कभी कभी कुछ ना करना और कुछ भी ना कहना ही सबसे सही सल्यूशन है। कुछ प्रॉब्लम्स ही ऐसे होते हैं। क्या डॉक्टर ने ऐसा कहा है कि कोई उम्मीद नहीं है? सीधे सीधे नहीं कहा, लेकिन मेरी बॉडी एक एक्सेप्शनल केस है। पर ये नहीं कहा कि प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। मतलब तुम्हारी और हैंजी की किस्मत में बच्चा नहीं है। मॉम, अगर मुझे बच्चे नहीं हो सकते तो मुझे सीधा कह दें। पर डॉक्टर ने कहा कि शायद बच्चे हो भी सकते हैं। हर बार उम्मीद जागती है और फिर टूट जाती है। मेरी उम्र 40 से ऊपर की है। अब बच्चे की उम्मीद कम होती जा रही है। लेकिन हैंजी से इस तरह अलग हो जाओगी तो चांसेस और कम हो जाएंगे बेटा। मुझे नहीं पता मैं उसे ये बात कैसे बताऊं। तुम कोशिश तो करके देखो। वो समझदार आदमी है। मुझे नहीं लगता ऐसी नाजुक घड़ी में वो तुम्हें छोड़ देगा। ऐसे अकेले खुद को कब तक तकलीफ देती रहोगी? लेकिन मैंने उससे इतने सालों तक ये बात छुपा कर रखी। अब समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊंगी उसे। तुम्हें उसे बताना चाहिए। आज तक उससे ये बात छुपा कर रखी है। इतने सालों से अलग हो, अगर उसे बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? उसका फैसला क्या है? हाँ, जिलिंग, मॉम। हाँ, आ गए बेटा। हाँ, ये लीजिए।
हमारे कमर्शियल स्ट्रीट का हाँ? ये एक बहुत पॉपुलर डिजर्ट है जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ट्राई कीजिए। तुम्हें अपनी माँ का कितना ख्याल रहता है बेटा। मैं इसे अपने कमरे में ले जाती हूँ, भूख लगेगी तो खा लूंगी। हाँ हाँ हाँ? ठीक है। तुम दोनों बैठकर बातें करो। हाँ ये भी ले जाइए। हाँ हाँ हाँ, बैठो बैठो। हाँ। इतनी देर हो गई है, इस वक्त क्यों आए हो? यांग ने कहा कि वहां से आने के बाद तुम ठीक नहीं हो, तो मिलने आ गया। उसके पेट में तो कोई बात ही नहीं रहती। तो बताओ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? या फिर जो खरीदना चाहती थी वो नहीं मिला? और तुम्हें इससे क्या लेना देना है? एक तो कितने दिन बाद मिली हो, फिर भी तुम इतने गुस्से में हो। ठीक से तो बात करो। ठीक से बात किसे करनी चाहिए? मुझे? मुझे? तुम्हें ऐसा लगता है कि गलती मेरी होती है? ठीक है ठीक है ठीक है, मेरी गलती है, बस मैं ही गलत हूं। चाहे गलती क्या है वो नहीं पता, पर कोई बात नहीं, गलती हुई होगी, मैं मान लेता हूं, ठीक है? और उसके लिए आई एम रियली सॉरी। मुझे बस ये जानना है कि मैं घर वापस कब आऊं। हैंग जी, हम दोनों के बीच ये जो हालात है उसकी वजह है कौन है ये? एक दोस्त है। हेलो, चुयांग, मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ, उस ऐप को अभी के अभी अनइंस्टॉल करो। और एक बात, मुझे कॉल करना बंद कर दो। आजा। कोई है यहाँ? 2 लोग हैं। जगह तो अच्छी लग रही है। आप लोगों के लिए पानी। द गोल्डन 10। मैं थक गया। हे, तुम ऊँट हो क्या? तुम्हें प्यास नहीं लगी है क्या? क्या लिख रही हो? बस हमारे सारे एक्सपेंसेस लिख रही हूँ। बाद में लिख लेना, मुझे भूख लगी है। आप क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? आप ही कोई ऐसी डिश बताइए जो खाने लायक हो। खाने लायक? क्या मतलब है आपका?
फिश फ्लैश फोल कुछ भी चलेगा। हमारे पास कैसरोल, ब्रेस्ट चिकन, रोस्ट डक और ब्रेस्ट पोक है। सब लेकर आइए। थैंक यू। राइस और नूडल्स लेकर आइए 2 जन के लिए। बॉस मैं हूँ तो मेरी बात मानिए। थैंक यू। एक्सपेंसेस मैं संभालती हूँ, मेरा मानिए। थैंक यू। ठीक है, अभी लाई। दिन भर ट्रैवल करने के बाद बस 2 बोल राइस नूडल्स। हम काम करने जा रहे हैं, मजे के लिए नहीं, ऐसा आप ही ने कहा था, राइट? और मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर हम पैसों की बचत करेंगे तो हमारी ये ट्रिप अच्छी रहेगी। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस ट्रिप की शुरुआत अच्छी तरह से नहीं हुई है। तो मुझे ये बताओ कि बॉस कौन है, तुम या मैं? बॉस तो आप ही हमेशा रहेंगे। तो फिर बॉस को खुश करो। यस सर, बॉस को खुश करना पड़ेगा अभी। एक्सक्यूज मी सर, की राइस और नूडल्स में थोड़ा एग और चिकन भी डालिएगा। ओके, थैंक यू। ठीक है, अभी लाई। सिर्फ मेरे लिए क्यों, दोनों के लिए क्यों नहीं? सारा सामान आप ही को उठाना है, तो मैं नहीं चाहती कि आप खाली पेट रहें। एंजॉय। तुम मेरी इकलौती एम्प्लॉय हो तो सब तो नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं, वो जाग ही रहे होंगे। ये सब किस बारे में? कहीं तुम्हारे पड़ोसी तो नहीं है? हम ज्यादा शोर नहीं मचाएंगे। शायद तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए कि अगली बार जब तुम लेट आओ तो तुम्हारा इंतजार ना करे। तुम छोटी बच्ची हो क्या? तुम ऐसे ही कुछ बातें बना रहे हो ना। वैसे मैं अंदर छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं खुद जाऊंगी।
तुम अंदर कैसे आए? 6 बार 0 दबाया, खुल गया। तुम्हें अंदाजा है ना कि इस तरीके से अंदर घुसना खतरनाक भी हो सकता है?